बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा सेकंड ईयर फिज़िक्स का जो है लेक्चर नंबर 3 है, ये ऑनलाइन सीरीज़ का। लेक्चर नंबर 3 और हम शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं चैप्टर नंबर 19 के उनको स्टडी कर रहे हैं। और लास्ट टाइम जो है वो हमने 19.5 तक शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको किया था। तो आज जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19.6। तो क्वेश्चन नंबर 19.6 अपनी बुक्स खोल लें आप कि एज सॉलिड इज हीटेड एंड बिगन्स टू ग्लो व्हाई डज इट फर्स्ट अपीयर रेड। कहते हैं कि जब आप किसी सॉलिड को हीट अप करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सॉलिड जो है वो आपको रेड अपीयर होता है। तो क्यों वो शुरू के अंदर जब हम सॉलिड को हीट करना शुरू करते हैं तो वो रेड अपीयर। तो हमें इस बात का पता है कि इनिशियली जब हम किसी चीज़ को हीट अप करते हैं तो उसका टेम्परेचर कम होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशंस जो हैं वो एमिट होती हैं। तो हमारे पास लॉन्ग वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं वो कौन सी हैं? वो रेड कलर की रेडिएशंस जो हैं वो हमारे पास लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं। इसलिए इनिशियली क्योंकि जो एमिशन ऑफ रेडिएशन है और रेडिएशन की वेवलेंथ जो है वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के मुताबिक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए हम इनिशियली जब हीट करते हैं किसी सॉलिड को या किसी बॉडी को तो उसमें से जो रेडिएशन इमिट होती हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ की होती हैं। ठीक है। तो व्हेन द बॉडी इज हीटेड, जब हम किसी बॉडी को हीट अप करते हैं, ठीक है जी, इनिशियली जब हीट अप करते हैं तो इट इमिट रेडिएशंस, इट इमिट रेडिएशंस। तो इसके अंदर से रेडिएशंस जो है वो निकलती हैं। द नेचर ऑफ रेडिएशंस डिपेंड्स अपॉन the nature of the body। जो नेचर है बॉडी की उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। या आप कह सकते हैं नेचर ऑफ बॉडी आर एटम। या एटम बॉडी के अंदर एटम होते हैं। तो एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर body emit radiations of long wavelength। ठीक है। लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशंस जो हैं उनको एमिट करती हैं, और दीज radiations are of रेड कलर। ठीक है। और ये रेडिएशंस जो हैं ये हमारे पास रेड कलर की होती हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो हमारे पास रिलेशन है कि लैम्डा मैक्सिमम जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस रिलेशन के मुताबिक कि अगर आप टेम्परेचर
इंक्रीज़ करेंगे तो शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशंस निकलेंगी, और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशंस जो हैं वो निकलेंगी। ठीक है जी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19.7, और क्वेश्चन 19.7 जो है ये कहता है व्हाट हैपन्स टू द टोटल रेडिएशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी इफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड। कहता है क्या होगा ब्लैक बॉडी में से जो रेडिएशंस निकल रही होंगी अगर हम टेम्परेचर जो है वो डबल कर दें। तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ई जो है ये बराबर होता था सिग्मा टी 4 का। ठीक है, ई इज इक्वल टू सिग्मा टी 4। यहाँ पर सिग्मा जो है ये कांस्टेंट है और टी जो है वो टेम्परेचर है। तो अगर हम टेम्परेचर को डबल कर दें यानी कि टी को हम 2T करते हैं तो हमारे पास ई प्राइम सिग्मा यहाँ पर 2T4 और ई प्राइम हमारे पास सिग्मा 16T4 यानी कि ई प्राइम हमारे पास 16 सिग्मा T4 आ जाएगा, और सिग्मा T4 ई के बराबर है, लिहाजा E इज इक्वल टू 16E। तो इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड जो है ये इंक्रीज हो जाएगी 16 टाइम्स। सो द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड is increased 16 times। तो ये 16 टाइम्स जो है ये इंक्रीज हमारे पास हो जाएगी एनर्जी 16 गुना, क्योंकि टेम्परेचर की पावर 4 है तो उसके अंदर अगर 2 को पुट करेंगे तो वो 16 हो जाएगा। तो 16 टाइम जो है वो आपकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि टेम्परेचर के साथ इतना ज़्यादा एनर्जी पर फैक्टर, यानी कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद देखें क्वेश्चन 19.8। क्वेश्चन 19.8 ये कहता है कि अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ ब्लू लाइट हैव एग्जैक्टली सेम एनर्जी, यानी कि ब्लू और ग्रीन लाइट जो उनकी सेम एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ब्लू और एनर्जी ऑफ ग्रीन ये हमारे पास सेम है। विच बीम कंसिस्ट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो कहता है अगर इनकी एनर्जी सेम है तो किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे। तो जो हमारे पास रेड लाइट है, द बीम ऑफ रेड लाइट contains more electrons। तो हमारे पास जो रेड लाइट की बीम है उसके पास जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं फोटॉन्स ज़्यादा होंगे। क्यों? देखिए कि जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है वो हमारे पास होती है E इज इक्वल टू HF, और F यहाँ पर हमारे पास बराबर होता है C ओवर लैम्डा के। तो E हमारे पास HC ओवर लैम्डा के। H प्लांक कांस्टेंट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और लैम्डा जो है दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। ये जो है ये रेडिएशन की
वेवलेंथ है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर नंबर को इंक्लूड कर दें तो E इज इक्वल टू एच एन सी ओवर लैम्डा। यहाँ पर n जो है ये क्या, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स है, ये हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ से आप m का रिलेशन निकाल सकते हैं। आप देखिए कि n एच सी ई लैम्डा, तो n ई लैम्डा ओवर एच सी ये आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर E ओवर एच सी जो है, ठीक है, E ओवर एच सी, E भी कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है, C भी कहते हैं एनर्जी कांस्टेंट है। तो ये पूरा फैक्टर ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि n जो है ये बराबर है लैम्डा इनटू कांस्टेंट के। तो इसका मतलब है कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो इसका मतलब है कि जिसकी लॉन्ग वेवलेंथ होगी उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो रेड की लॉन्ग वेवलेंथ होती है, सो रेड कलर विल कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो रेड कलर जो है उसके पास लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो होंगे, क्योंकि रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ लॉन्ग है। और हमारे पास एक्सप्रेशन भी यही निकला है कि अगर ब्लू और ग्रीन कलर जो है इनकी वेवलेंथ सेम हो, यानी कि एनर्जी सेम हो, तो फिर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा लार्ज है वो रेड कलर जो है उसकी निकलेंगी। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पर जो था ये रेड है। ठीक है, रेड और ग्रीन, रेड और बल्कि ग्रीन भी नहीं, ब्लू। ठीक है, इसको आर कह लें, स्मॉल, रेड और ब्लू। ठीक है, तो रेड और ब्लू में से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है, रेड के पास है, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ फोटॉन्स के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है 19 क्वेश्चन 19.9। क्वेश्चन 19.9 में कहता है कि विच फोटॉन रेड ग्रीन और ब्लू कैरी द मोस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। कहते हैं कौन सा फोटॉन जो है उसके पास ज़्यादा एनर्जी और मोमेंटम होगा, रेड के पास, ग्रीन के पास या ब्लू के पास। तो ब्लू लाइट हैज़ मोर एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ब्लू लाइट जो है इसके पास ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा मोमेंटम जो है वो होगा। अब कैसे होगा, इसका रीज़न देखते हैं कि वाई ब्लू लाइट जो है उसके पास ज़्यादा एनर्जी और मोमेंटम। तो देखें, एज एनर्जी ऑफ फोटॉन इज E इज इक्वल टू एच एफ, ये हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट है वो ग्रेटर है, ठीक है, बाकी दोनों से, सिंस फ्रिक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटर, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है ब्लू लाइट की वो ग्रेटर है। तो इसका मतलब है कि E इज इक्वल टू एच एफ है हमारे पास रिलेशन, और एफ ब्लू ये ग्रेटर देन है एफ ग्रीन, ग्रेटर देन है एफ रेड। ठीक है, तो ब्लू की जो है फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जो फोटॉन है ब्लू लाइट का उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। सो द फोटॉन
ऑफ ब्लू लाइट कैरीज, तो जो ब्लू लाइट का फोटोन है उसके पास जो है वो ज़्यादा कैरीज ए ग्रेटर एनर्जी। तो उस ब्लू लाइट का जो फोटोन है वो ज़्यादा एनर्जी को कैरी कर रहा है, यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी इससे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी चूँकि ब्लू लाइट के फोटोन की है, तो ब्लू लाइट इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, लिहाजा जो ब्लू लाइट का फोटोन है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है उसको कैरी कर रहा है। ठीक है, ये इसका ये पार्ट था। उसने पूछा था कि एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दें। अब हमने देखना है दूसरे नंबर के ऊपर कि जो हमारे पास बी पार्ट है इसका, कि मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो मोमेंटम है, द मोमेंटम इज गिवन एज P इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा। ये हमारे पास जो है मोमेंटम दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि H तो प्लांक कांस्टेंट है और जो हमारे पास लैम्डा ये वेव लेंथ है, तो H तो कांस्टेंट होता है, तो P इसका मतलब है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो इस अबव रिलेशन के मुताबिक, सिंस द ब्लू लाइट हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो जो ब्लू लाइट है उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, सबसे कम है, तो जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम ज़्यादा होगा। सो लैम्डा आर ग्रेटर देन लैम्डा ग्रीन ग्रेटर देन लैम्डा रेड ग्रेटर देन लैम्डा ब्लू। तो जो लाइट है, सो द ब्लू लाइट हैज ग्रेटर मोमेंटम, तो इसलिए ब्लू लाइट जो है उसके पास ग्रेटर मोमेंटम है, सबसे ज़्यादा मोमेंटम है, क्योंकि क्लियरली आपको जो इक्वेशन है उससे नज़र आ रहा है कि P जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के। तो लैम्डा को आप जितना इंक्रीज करेंगे उतना जो मोमेंटम है आपका वो कम होगा, और अगर लैम्डा को डिक्रीज करेंगे तो मोमेंटम बढ़ेगा। तो हमें पता है कि ब्लू की शॉर्ट वेवलेंथ होती है, इसलिए फिर ब्लू लाइट जो है उसके पास ज़्यादा मोमेंटम होगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाए आप क्वेश्चन नंबर 19.10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19.10 जो है उसकी पहले स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विच हैज द लोअर एनर्जी क्वांटा, रेडियो वेव्स और एक्स रेज। कहता है किसकी कम एनर्जी है, रेडियो वेव्स की या एक्स रेज की। तो रेडियो वेव्स जो हैं इनकी कम एनर्जी होती है, इनके पास कम एनर्जी का क्वांटा होता है। रेडियो वेव्स हैव द लोअर एनर्जी क्वांटा, इसके पास लोअर एनर्जी का क्वांटा होता है। क्यों, इसको देखते हैं हम कैलकुलेट करके। तो आप देखें कि जो एनर्जी ऑफ क्वांटा है वो क्या होती है हमारे पास, E इज इक्वल टू एच एफ के बराबर होती है, और F यहाँ पर C ओवर लैम्डा के बराबर है, तो E हमारे पास एच सी ओवर लैम्डा के बराबर होता है। तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ चूंकि लॉन्गर है,
since the wavelength of radio waves is longer, क्योंकि लॉन्गर है, ज़्यादा है। रेडियो वेव्स जो हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती हैं और एक्स रेज जो होती हैं वो शॉर्टर वेवलेंथ की हैं। तो चूंकि वेवलेंथ रेडियो वेव्स की लॉन्गर है, ठीक है, तो देन एक्स रेज के मुकाबले में, तो इसका मतलब है कि लैम्डा हमारे पास जो है रेडियो वेव्स वो ग्रेटर देन है लैम्डा एक्स से, ठीक है, यानी कि लैम्डा एक्स रेज से। तो इसका मतलब है कि ई रेडियो जो है वो लेस देन है ई एक्स से। तो इसलिए रेडियो वेव्स जो हैं उनके पास लो एनर्जी क्वांटा होता है। सो देयरफॉर रेडियो waves have lower energy क्वांटा। तो इसलिए जो रेडियो वेव्स होती हैं इनके पास लोअर एनर्जी का क्वांटा होता है, क्योंकि जो रेडियो वेव्स हैं उनकी एनर्जी एक्स रे से कम होती है। तो इस वजह से रेडियो वेव्स जो हैं वो कम एनर्जी का क्वांटा रखती हैं। ठीक हो गई बात। उसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 19.11 पे। क्वेश्चन 19.11 Does the brightness of a beam of light primarily depend upon the frequency of photon or on the number of photon? तो जो ब्राइटनेस है, ये ब्राइटनेस एक्चुअली क्या होती है, इंटेंसिटी होती है, और इंटेंसिटी जो होती है वो हमेशा नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो ब्राइटनेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। तो हमारे पास ब्राइटनेस और इंटेंसिटी मीन्स द एनर्जी डिलीवर्ड जो एनर्जी या इंटेंसिटी डिलीवर हो रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट टाइम यानी कि ब्राइटनेस या इंटेंसिटी का क्या मतलब है कि जो एनर्जी डिलीवर्ड हो रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, किसी एरिया के अंदर पर यूनिट टाइम। तो जो ब्राइटनेस ऑफ अ बीम है, सो द ब्राइटनेस ऑफ बीम डिपेंड्स अपॉन द number of photons of light। तो इसलिए वो नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, जो ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। तो जो एनर्जी होती है लाइट बीम की वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स के ऊपर। The energy
of light beam depends upon the frequency of photons। ठीक है जी। तो जो लाइट की एनर्जी है वो डिपेंड करती है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स के ऊपर। ठीक हो गया बात। तो इंटेंसिटी का तल्लक जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ है। इंटेंसिटी का तल्लक एनर्जी ऑफ फोटॉन के साथ नहीं है। एनर्जी ऑफ फोटॉन का तल्लक जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन के साथ। ठीक हो गया बात। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन 19.12। तो 19.12 क्वेश्चन है कि व्हेन अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल्स ऑन सर्टेन डाइज, ये डाइज होती हैं, इनके ऊपर जब अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल करते हैं तो विजिबल लाइट इज इमिटेड। तो इनमें से विजिबल लाइट इमिटती है। व्हाई डज दिस नॉट हैपन व्हेन इंफ्रा लाइट फॉल्स ऑन दीज डाइज। तो कहते हैं जब अल्ट्रा वायलेट लाइट डाइज के ऊपर फॉल करती है तो उसके नतीजे में हमें विजिबल लाइट मिलती है, लेकिन जब इंफ्रारेड लाइट को फॉल करती है तो फिर हमें विजिबल लाइट नहीं मिलती। तो इसकी क्या वजह है? तो देखें जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है इसके फोटॉन्स जो हैं उनके पास हाई एनर्जी होती है, और जब ये फॉल करते हैं कुछ डाइज के ऊपर तो ये एक्साइट करते हैं जो डाइज के एटम्स हैं उनको। तो ऑन डी एक्साइटेशन क्या करते हैं कि जो डाइज के एटम्स होते हैं ये फ्रिक्वेंसीज एमिट करते हैं जो कि विजिबल रीजन के अंदर लाई कर रही होती हैं, यानी कि वो रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं कि जो विजिबल रीजन के अंदर लाई कर रही होती हैं। लेकिन जो इंफ्रारेड लाइट है इस केस में जब ये फॉल करती है एटम्स ऑफ डाइज पर तो वो एटम्स जो हैं मे बी एक्साइटेड, वो हो सकता है कि एक्साइट होते हों, और ऑन डी एक्साइटेशन वो एमिट करते हैं फ्रिक्वेंसी उस रीजन के अंदर जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो लेस होती है विजिबल रीजन से। तो इस वजह से फिर हमें उस सूरत के अंदर वो लाइट जो है वो नज़र नहीं आती। तो हमें लाइट तो उस वक्त ही नज़र आती है ना जब वो विजिबल रीजन के अंदर हो। ठीक है, विजिबल रीजन से लेस फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट होगी तो वो फिर हमें नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो द अल्ट्रा violet light has greater energy of photons when this light falls on certain डाइज। जब अब ये लाइट फॉल करती है सर्टेन डाइज के ऊपर तो इट एक्साइट द एटम्स ऑफ डाइज एंड व्हेन एटम्स डी एक्साइट light is emitted which falls in the visible region. But the energy of infrared is less and may excite the atoms
of dyes which de-excite and emit radiations which not lie in visible region। ठीक है जी। तो इस वजह से जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है उसकी एनर्जी चूँकि ज़्यादा होती है, लिहाजा अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है उसकी नतीजे में जब एटम एक्साइट और डीएक्साइट होते हैं तो ऐसी रेडिएशन निकलती हैं जो कि विजिबल रीजन के अंदर लाई करती हैं। लेकिन इन द केस ऑफ इंफ्रारेड लाइट जो है इसकी चूँकि एनर्जी कम होती है तो इसकी वजह से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो विजिबल रीजन के अंदर लाई नहीं करती, लिहाजा वो हमें नज़र नहीं आती। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो है 19.6 से लेकर 19.12 तक शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी कि 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमने मज़ीद कर लिए हैं। तो होपफुली और मज़ीद 2 दिनों में ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो अपना ख्याल रखें। तो आज हम ये अपना लेक्चर नंबर 3 जो है यहाँ पर एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।